सो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी को मेरे न्यू वीडियो में। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले क्लास का रिवीजन भी हो गया होगा। अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो, क्योंकि पीएसआईआर एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो बहुत डाइवर्स टॉपिक है। बहुत कुछ चीज़ को याद करना पड़ता है, इसलिए रिवीजन मैंडेटरी है। इतना अच्छे से पढ़ाई करो जैसे कि कोई भी थ्योरी हो वो आपको इंटरनलाइज हो जाना चाहिए। अगर कोई भी आपको रात 12 बजे उठा के पूछे कि बेटा इसका आंसर दो, तुरंत ही दे सको। ओके, तो लेट्स डिस्कस अबाउट टुडेज टॉपिक इन रेलेवेंस ऑफ अ प्लेटोस थ्योरी ऑफ एजुकेशन। पिछले वीडियो में हम देखे थे प्लेटो स्कीम ऑफ एजुकेशन। हम जितने भी थ्योरी पढ़े हैं प्लेटो के, नॉलेज हो गया, जस्टिस हो गया, उसमें हम देखे कि प्लेटो एक चीज़ को सुपीरियर पोजीशन दे रहे हैं, वो है एजुकेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि एथेंस का जो भी पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ अफेयर्स है, वो उसका सोल्यूशन एक ही है, एस्टेब्लिश ए नॉलेजेबल रूलर। अगर एक नॉलेजेबल रूलर मतलब एथेंस को रूल करेगा, तो ऑटोमेटिकल एथेंस अपने पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ अफेयर्स से ओवरकम करेगा, अपने बुरे स्थितियाँ से उभरेगा। तो इसलिए प्लेटो नॉलेज को अपने सारे थ्योरी में बहुत ही ज़्यादा ऊपर रखे हैं एंड सुपीरियर पोजीशन प्रोवाइड किए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेटो का जो स्कीम ऑफ एजुकेशन था, उसका रिलेवेंस क्या है कंटेम्प्रेरी टाइम में। आज के टाइम में हम पढ़ेंगे जैसे स्कॉलर्स लाइक डैनियल बेल, अमर्त्य सेन एंड ऑल्सो वर्ल्ड बैंक, नेल्सन मंडेला ऑल्सो बहुत सारे बात कहे हैं इसके बारे में। एंड एथेंस का एजुकेशन सिस्टम कैसा था, उसको कैसे किस तरीके से चेंज करना चाहिए, एक रूलर के अंदर क्या सब नॉलेज होना चाहिए ताकि वो एक रूलर बन सके, उसके लिए क्या सारे कंडीशंस है एक फिलोसोफर किंग बनने के लिए, एंड कैसे फिलोसोफर किंग रूलर बनता है। तो आज ये सारे तमाम चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द रिलेवेंस। तो वर्च्यू इज नॉलेज, ये जो स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या है? देखो, यूपीएससी में या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ पे आप दो तरह के एस्पिरेंट को देखोगे। एक ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो 5-6 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड कुछ अभी नए आए होंगे जो कि जिसको प्रिपेयर करते हुए 1 साल 2 साल हो गया। तो जब आप आंसर लिखते हो ना, तो मार्क कहाँ से मिलता है ज़्यादा? क्योंकि सारे एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसे डिज़ाइन है, आपको लिखना भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसे लिखना है जैसे कि मार्क फेसिंग हो। तो आप कभी भी वो एस्पिरेंट को ओवरकम नहीं कर पाओगे थ्योरी में, जो पिछले 5 साल से प्रिपेयर कर रहा है। लेकिन फिर भी फ्रेशर्स क्यों सिलेक्ट होते हैं? क्योंकि वो थ्योरी का रिलेवेंस लिखते हैं, आज के टाइम में क्या है। तो इसलिए आप फोकस करो रिलेवेंस क्या है उसमें, फिर ऑटोमेटिकली मार्क फेसिंग हो जाएगा आपका आंसर्स। एंड आपके आंसर्स में आप सारे न्यू फिलोसोफर्स ऑथर्स के व्यू पॉइंट वगैरह भी लिखो। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक रिलेवेंस ऑफ प्लेटो स्कीम ऑफ एजुकेशन। तो प्लेटो ये कहते हैं कि इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इट टचेस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ लाइक मोरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, सारे तमाम एस्पेक्ट्स को टच करता है एजुकेशन। ऐसा क्यों? जैसे आपके अंदर नॉलेज डोमिनेट करने लगेगा, जैसे आप धीरे धीरे नॉलेजेबल बनते चलोगे पढ़ाई के जरिए, उसमें आप ये पाओगे कि आपको ना ज़्यादा बाहर के लोगों से मिलने जुलने से अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कोई आपके बात को वो लेवल पे समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आप किसी को कुछ भी बोलोगे ना, तो वो तुरंत ही काउंटर करेगा आपको कि तू क्या करता है अपने लाइफ में। आई नो कि आप एस्पिरेंट्स हो, लेकिन आपके नॉलेज वहाँ तक मतलब खुल गया है, आपका माइंड उतना ब्रॉड हो गया है, तो कोई भी आपके बात को ना समझे तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है किसी से बात करने के लिए। ओके, तो कैसे एक एजुकेशन सिस्टम एक ह्यूमन पर्सनैलिटी को बदल के रख देता है, तो ये एक अपने आप में ना बहुत बड़े टॉपिक है। ओके, तो एजुकेशन, हम एक इंसान को जैसे एजुकेशन देंगे, जो भी शिक्षा देंगे उसको,
उसका जो बिहेवियर है, उसका लाइफस्टाइल है, वैसा ही होता चला जाएगा। ओके, इसीलिए हमारे जो मोरल थिंकिंग है, हमारे जो लाइफ को जीने का तरीका है, जो हमारे साइकोलॉजी और फिलोसॉफीज है, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि हमको कैसे एजुकेशन मिला है। अगर हमको सही एजुकेशन मिला है तो हम हमेशा वो यूनिवर्स के पीछे भागेंगे जो कभी चेंज ही नहीं हो सकता है। अनचेंजिंग यूनिवर्स इज द ट्रू नॉलेज, जैसे कि हम थ्योरी ऑफ नॉलेज में पढ़ चुके हैं। ओके, तो प्लेटो कहते हैं एजुकेशन इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इट्स टचेस एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी लाइक मोरल, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एटसेट्रा। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। एंड प्लेटो पहला वेस्टर्न फिलोसोफर है जो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर रूलिंग क्लास के बारे में बात की है, क्योंकि प्लेटो ही वो पहले फिलोसोफर हैं जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन को प्रोवाइड किए हैं। हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि 0 to 6 ईयर तक एक बच्चे को म्यूजिक और जिम्नास्टिक सिखाना चाहिए। 6 से 20 ईयर तक उसको जनरल थिंग्स और मिलिट्री ट्रेनिंग्स देना चाहिए। उसके बाद क्या होता है ना, एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, और वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जो सारे बंदे अपने हायर एप्टीट्यूड को शो करते हैं, वो दिखाते हैं कि हाँ हम आगे जाने के लिए तैयार हैं, उनको ही आगे बढ़ाया जाता है। फिर इनको 20 से 30 एज तक मैथमेटिक्स, जियोमेट्री और वो एस्ट्रोनॉमी ये सब अच्छे से सिखाया जाता है। 30 ईयर के बाद और एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है एंड वो एंटर करते हैं 32 मतलब क्या 35 एज तक। उसमें क्या है, वो फिलोसॉफी एंड लॉजिक पढ़ते हैं, उनके फिलोसॉफी में लॉजिक डोमिनेट करवाया जाता है। एंड 35 से 50 ईयर के बीच वो जो भी सारे मतलब सीखता है, फिलोसॉफी सीखता है अपने वो डायलेक्टिक्स के जरिए, वो डायलेक्टिक्स वर्ल्ड में एंटर करने के जरिए वो जो भी सब कुछ सीखता है, 50 ईयर के बाद वो एलिजिबल होता है एक रूलर और एक फिलोसोफर किंग बनने के लिए। और जब वो फिलोसोफर किंग बन जाता है तब वो सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को देखता है, क्योंकि वो अपने बचपन से ही वो हायर एप्टीट्यूड को चेज करते हुए 50 साल तक आया है। और 50 साल के बाद वो एक ऑब्वियसली एक मतलब क्या बोले, एक आइडियल कैरेक्टर होगा एक स्टेट के लिए, एंड उसको संभालना बहुत ज़रूरी है, एंड वो बहुत अच्छे से रूलिंग कर सकता है। लेकिन अगर इसका रिलेवेंस देखें तो ये जो सिस्टम था एजुकेशन स्कीम का, इसमें हर कोई इंसान टिक नहीं सकता है, क्योंकि इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग एजुकेशन सिस्टम। 50 साल तक इसको पढ़ना है यार, इतना हैसियत किसके अंदर है। ओके, मैक्स टू मैक्स एजुकेशन 25 to 30 तक हाँ सही है, जैसे अभी हमारे है, लेकिन 50 साल तक एजुकेशन, तो ये रिलेटिवली थोड़ा मतलब बहुत लेंदी हो जाता है। ओके, तो एजुकेशन को लेके हमारे मतलब कंटेम्पररी स्कॉलर लाइक डैनियल वेल, डैनियल वेल, अमर्त्य सेन एंड वर्ल्ड बैंक ऑल्सो एम्फसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, उसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि आज के स्कॉलर्स लाइक डैनियल वेल भी, अमर्त्य सेन भी उसको प्रायोरिटी देते हैं, एंड वर्ल्ड बैंक भी उसको प्रायोरिटी देता है। अमर्त्य सेन तो बोले थे कि अमर्त्य सेन सेड एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल एम्पावरमेंट। अगर आप सशक्त होना चाहते हो एजुकेशन के जरिए, वही आपका सबसे बड़ा वेपन है। इसलिए तो हम पिछले वीडियो में पढ़े, एजुकेशन बिकम द मोस्ट पावरफुल वेपन इन 20th सेंचुरी। और ये बात बताए थे नेल्सन मंडेला ने। देखो, नेल्सन मंडेला सेड इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय ए कंट्री, अगर आप किसी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, जस्ट चेंज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री। उसके एजुकेशन सिस्टम को बदल दो एंड इट विल बी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड, एंड देयर इज नो नीड फॉर एक्सप्लोजिव मटेरियल। बस एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म कर दो, उसका एजुकेशन ही बदल दो, वो गया काम से, अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एजुकेशन का सिग्निफिकेंस हमारे लाइफ में इतना है, इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर आप आज के टाइम पे इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप को भी देखोगे, ये इम्प्रूव्ड हुआ है सिर्फ एक ही रीज़न के वजह से, वो है एजुकेशनल पार्टनरशिप।
क्यों? क्योंकि जब से इंडिया फ्रीडम हुआ है, यूएसए कभी भी नहीं चाहा है कि इंडिया एक उभरता हुआ स्टेट बने। इसलिए वो मतलब हर तरह की कोशिश किया है कि इंडिया को एक नेशनल टेररिस्ट कंट्री घोषित कर दे, या फिर वो इंडिया को मतलब किसी भी तरीके से मिटाना चाहता है। लेकिन फिर भी अपने मतलब एबिलिटी के ज़रिए इंडिया हमेशा खुद को इनोसेंट प्रूव किया है और फाइनली एक उभरता हुआ देश बनकर सामने आ गया है। एंड ये पॉसिबल हुआ सिर्फ एजुकेशन के ज़रिए। एंड एजुकेशन सिस्टम सिर्फ इतने में ही सीमित नहीं है, क्योंकि तब के टाइम में वोमेंस को भी कोई भी मतलब फैसिलिटी नहीं था कि वो एजुकेशन ले सके, क्योंकि उनको सिर्फ घर के कामों की तरफ मतलब बढ़ाया जाता था और उनके द्वारा सिर्फ घर के काम ही करवाया जाता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है? आज के टाइम में एजुकेशन इज़ इक्वल फॉर एवरीवन। हर कोई एजुकेशन ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन को इक्वल कर दिया गया है सभी के लिए, सारे जेंडर के लिए। ओके, तो एजुकेशन सिस्टम सर्व्स द मोरल पर्पस ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ वीमेन। ओके, तो प्लेटो वाज द फर्स्ट पर्सन हु टॉक्स अबाउट एजुकेशन फॉर रूलिंग क्लासेस। ये मैं आपको बता चुका हूँ। एंड प्लेटो के ब्यूटी क्या है अपने ये थ्योरी के पीछे? क्योंकि वो आज से 3000 साल पहले ये बात को बता दिए थे कि आज क्या होने वाला है। कोई इंसान अगर इतने फ्यूचरिस्टिक विजन रखता है तो वही तो उसका ब्यूटी है ना। तो द ब्यूटी ऑफ प्लेटो लाइज ऑन द फैक्ट दैट प्लेटो emphasized द नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन इन एंशिएंट ग्रीस। तभी से प्लेटो इसके बारे में बता चुके थे। तो हम इसमें क्या सीखे? अगर हम हमारे पर्सनालिटी और हमारे पोजीशन को आगे लेना चाहते हैं, ये पॉसिबल है सिर्फ एजुकेशन के जरिए। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेटोस कम्युनिज्म। प्लेटोस कम्युनिज्म क्या है? इससे पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कम्युनिज्म इज द थ्योरी विच इज फर्स्ट गिवन बाय कार्ल मार्क्स, जिसमें वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में बात किए हैं। लेकिन अभी हम कार्ल मार्क्स के बारे में इतना नहीं पढ़ेंगे। क्यों? हम कार्ल मार्क्स और उनके सारे थ्योरी को इन डिटेल फ्यूचर में कवर अप करने वाले हैं। अभी हम पढ़ेंगे प्लेटोस के व्यू पॉइंट के हिसाब से कम्युनिज्म क्या है। ओके, तो कम्युनिज्म, द फर्स्ट थीम ऑफ कम्युनिज्म है करप्शन एंड हाउ टू एलिमिनेट करप्शन फ्रॉम सोसाइटी। तो अगर करप्शन चल ही रहा है तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्यों करप्शन चल रहा है, कि सो व्हाई डज करप्शन हैपन, क्यों? तो हम ये देखे हैं करप्शन हमेशा पब्लिक ऑफिस में होता है। ओके, करप्शन इज यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर पर्सनल गेन्स। अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए हम पब्लिक ऑफिस में ही करप्शन करते हैं। ये हम पहले से देखे हैं। एंड करप्शन इसलिए होता है, इसके पीछे का मेन रीजन है फैमिली। फैमिली इज द मेन कॉज बिहाइंड द करप्शन। क्यों? बिकॉज ऑफ फैमिली पीपुल आर इन्वॉल्व इन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। आप अगर अपने संपत्ति को बढ़ाना चाहते हो, क्यों बढ़ाना चाहते हो? क्योंकि आप अपने फैमिली के लिए बढ़ाना चाहते हो। अपने फैमिली को आप हर तरह की मतलब सारे ख्वाहिश से उसका पूरा कर सको, इसलिए आप करप्शन करते हो। एंड सेकेंड रीजन क्या है? एंड सेकेंड रीजन है नेपोटिज्म प्रमोट बाय फैमिली व्हिच इज आल्सो लीड टू करप्शन। यह है उसका सेकेंड रीजन। आपके घर में अगर कोई अनएम्प्लॉयड बंदा बैठा है तो आप क्या चाहते हो कि कैसे भी करके उसको एम्प्लॉयमेंट दिला दिया जाए। कितना भी पैसा खर्च हो, आपके जान पहचान को पकड़ के आप उसको जॉब दिला देते हो। यही तो करप्शन हुआ ना। जहाँ पर और एक लड़का बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है वो जॉब लेने के लिए, लेकिन वो नहीं ले पा रहा है। सो प्लेटो का ये कहना है कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्रमोट्स करप्शन। एंड anyone who want to enter politics, they don't have any type of family and property। क्यों? अगर आपके पास फैमिली और प्रॉपर्टी होगा तो आपके अंदर वो करप्शन करने का जुनून आएगा कि हाँ हम थोड़ा और गेन कर लेंगे, थोड़ा और रख लेते हैं।
अगर आपके पास फैमिली ही ना हो, आपके पास प्रॉपर्टी ना हो, तो आप एज ए रूलर आपके स्टेट के हर एक लोगों को अपने बच्चे के हिसाब से देखोगे, अपने फैमिली के हिसाब से देखोगे, तो आप किसी के साथ करप्शन नहीं करोगे। इसलिए प्लेटो कहते हैं कि द वन हु वांट टू बिलोंग फ्रॉम पॉलिटिक्स और रूलिंग क्लास will have no family or property, and the one who want to family or property, they cannot become the part of ruling class. अगर आप रूलिंग क्लास से बिलोंग करना चाहते हो, अगर आप रूलिंग क्लास में एंटर करना चाहते हो, तो आपके पास फैमिली और प्रॉपर्टी होना ही नहीं चाहिए। अगर आप फैमिली और प्रॉपर्टी के पीछे भाग रहे हो, तो आपको रूलिंग क्लास में जगह ही नहीं मिलेगा। यहाँ से दूर हो जाओ। ओके, तो अभी हम प्लेटोस कम्युनिज्म को इन डिटेल थोड़ा और ज़्यादा गहराई में जाके पढ़ेंगे। तो प्लेटो कहते हैं जो रूलिंग क्लास में एंटर करना चाहते हैं उसके पास प्रॉपर्टी ना हो और फैमिली भी ना हो। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इफ रूलिंग क्लास हैव प्रॉपर्टी इट लीड टू करप्शन। रूलिंग क्लास विल हैव नो प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों? क्योंकि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी आर रिजल्ट टू करप्शन। इसलिए एक रूलिंग क्लास के पास प्रॉपर्टी होना ही नहीं चाहिए। ओके, it will the result in crisis legitimacy and it lead to political instability। अगर कोई भी रूलर प्रॉपर्टी के चलते करप्शन करना शुरू कर दे तो पॉलिटिकल सिस्टम से एक साधारण इंसान का विश्वास घटने लगता है, जहां पर क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी मतलब दिखता है और पॉलिटिकल सिस्टम पूरा इंस्टेबिलिटी हो जाता है। ड्यू टू करप्शन पीपुल आर लेस देयर ट्रस्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स। अभी मैं बताया था आपको। एंड प्लेटो अबोलिश द फैमिली एंड प्रॉपर्टी फॉर रूलिंग क्लास। एंड प्लेटो रूलिंग क्लास के लिए फैमिली और प्रॉपर्टी को पूरा वर्जित कर दिए है कि जो रूलिंग क्लास में आना चाहता है स्ट्रिक्टली उसके पास फैमिली और प्रॉपर्टी होना ही नहीं चाहिए। ओके, those who have appetite for family and property will not go for politics। जिसके अंदर appetite है फैमिली और प्रॉपर्टी के लिए वो कभी भी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन नहीं सकता है। एंड प्रॉब्लम ऑफ करप्शन रिजल्ट। एंड फैमिली के लिए प्लेटो क्या कहते हैं? फैमिली के लिए प्लेटो ये कहते हैं कि रूलिंग क्लास के पास फैमिली क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि फैमिली होगा तभी जाके वो करप्शन करेगा। अगर फैमिली ही ना हो तो करप्शन ही नहीं होगा। रूलिंग क्लास विल हैव नो फैमिली। सो व्हाट अबाउट द चिल्ड्रन ऑफ रूलिंग क्लास? अगर रूलिंग क्लास लोगों के पास फैमिली ही ना हो तो उनके बच्चों के साथ क्या होगा? सो व्हाट अबाउट द चिल्ड्रन ऑफ रूलिंग क्लासेस? उनका क्या होगा? तो प्लेटो ये कहते हैं कि चिल्ड्रन ऑफ रूलिंग क्लास विल बिकम द चिल्ड्रन फॉर ऑल इंडिविजुअल ऑफ द स्टेट। जो रूलिंग क्लास का चिल्ड्रन है वो पूरे स्टेट का चिल्ड्रन मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो ये जो सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म है प्लेटो का, इसको देने में प्लेटो का 3 पर्पस है। पॉलिटिकल पर्पस, मोरल पर्पस और यूजेनिक पर्पस। इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, यहाँ पर हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पर्पस, उसके बाद मोरल पर्पस, उसके बाद यूजेनिक पर्पस। ओके, तो बोथ मेल एंड फीमेल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन शुड टेकन बाय द स्टेट। प्लेटो ये कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो बोथ मेल और फीमेल के लिए होना चाहिए। वो किसी के लिए भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई एजुकेशन से वंचित रहा हो। एंड जो रूलिंग क्लास का बच्चा है वो स्टेट के हर एक इंडिविजुअल का रेस्पॉन्सिबिलिटी है एंड उसका केयर हर मतलब सभी को लेना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो 3 पर्पस, मोरल पर्पस, पॉलिटिकल पर्पस और यूजेनिक पर्पस। तो पहले हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पर्पस क्या है। तो पॉलिटिकल पर्पस कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन। कैसे ना? फैमिली इज ए मेजर फैक्टर व्हिच लीड द मैन टू बी करप्ट। फैमिली ही एक ऐसा रीजन है जिसके वजह से एक इंसान करप्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है अपने फैमिली के लिए प्रॉपर्टी अक्यूमुलेशन करने के लिए। ओके,
If a guardian class has no family, they will treat all citizens as their own children, and it will ensure legitimacy in the system. अगर गार्डियन क्लास और रूलिंग क्लास लोगों के पास अपने फैमिली ही ना हो तो वो सारे इंडिविजुअल को अपने ही बच्चा समझेंगे, एंड यहाँ पे करप्शन सॉल्व हो गया। कोई कैसे अपने मतलब बच्चे के लिए करप्शन कर सकता है। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे मोरल पर्पस। मोरल पर्पस में प्लेटो ये कहते हैं, मोरल पर्पस वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए बना है। ओके, स्टेट टॉक्स अबाउट द जॉब परफॉर्म्ड बाय द फैमिली। स्टेट ये कहता है कि जो भी काम है वो फैमिली के द्वारा किया जाए, जो भी जॉब है वो फैमिली के द्वारा किया जाए। एंड फैमिली इज इंस्टीट्यूशन बेस्ड अपॉन द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। एंड फैमिली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो अपने अंदर ही डिवीजन होके बैठा है, मतलब जेंडर के बेसिस में। ओके, वेयर वुमेन आर एसोसिएटेड विद द टैक्स ऑफ फैमिली। वुमेन को, लड़कियों को सिर्फ घर के कामों के लिए रखा गया है। एंड दे डिडंट हैव टाइम टू पार्टिसिपेट पब्लिक लाइफ एंड बिकम वर्चुअस। उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है वो पार्टिसिपेट करे, मतलब पब्लिक लाइफ में, एंड वर्चुअस बने। तो इसी को सॉल्व करने के लिए प्लेटो अपने मोरल पर्पस में कहे हैं कि दिस सिस्टम विल रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ वुमेन एंड द टैलेंट ऑफ वुमेन विल नॉट गो इन वेस्ट। जो वुमेन का टैलेंट है वो वेस्ट नहीं होगा, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा लड़के के जैसा, अपने आप को वर्चुअस सिटीजन बनाने के लिए। ओके, फिर आता है यूजेनिक पर्पस। यूजेनिक पर्पस में प्लेटो ये कहते हैं कि मैरिज शुड बी कंट्रोल्ड बाय स्टेट। ये थोड़ा टॉक्सिक हो गया। ओके, कि नॉट ओनली फैमिली बट ऑल्सो मैरिज आर कंट्रोल्ड बाय स्टेट। एंड प्लेटो सेड बाय कंट्रोलिंग द सिस्टम ऑफ मैरिज इट विल बी पॉसिबल टू इम्प्रूव द ग्रीस रेस। ये कैसी बात हुआ? एंड इतना नहीं, ये देखो कि स्टेट विल सिलेक्ट द पार्टनर्स फॉर प्रोक्रिएशन पर्पस। प्रोक्रिएशन पर्पस के लिए स्टेट पार्टनर को चूज करेगा कि कौन से इंसान के लड़के के साथ, कौन से लड़के के साथ ही होगा। तो स्टेट विल सिलेक्ट द पार्टनर्स फॉर प्रोक्रिएशन पर्पस एंड एबलेस्ट ऑफ मेन एंड वीमेन विल सिलेक्टेड बाय द स्टेट फॉर मैरिजेस। तो यहाँ पे इंडिविजुअल के आइडेंटिटी को ही छीन के ले लिया गया है कि हम ये भी नहीं, मतलब अपने पार्टनर को भी चूज नहीं कर सकते। मतलब हम किसे शादी भी करेंगे वो स्टेट के द्वारा कंट्रोल्ड है। स्टेट जिसी को कहेगा हमको उसी को शादी करना पड़ेगा। इसीलिए प्लेटो, मतलब कार्ल पॉपर कहे हैं, प्लेटो एज एन एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी। क्यों? क्योंकि प्लेटो के थ्योरी के हिसाब से अगर आप देखना चाहोगे तो इंडिविजुअल का आइडेंटिटी ही खत्म हो गया है यहाँ पर। प्लेटो वॉज द फर्स्ट यूटोपियन थिंकर। इट मीन्स दैट यू थिंक दैट व्हाट एवर यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली फाइन एंड करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो प्लेटो ये कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए प्लेटो को अपने थ्योरी के चलते, थ्योरी ऑफ मतलब एजुकेशन के चलते बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है। अपने ही स्टूडेंट, अपने ही डिसाइपल अरिस्टोटल ने उनको मतलब क्रिटिसिज्म किया है। तो चलो देखते हैं। तो प्लेटो वाज क्रिटिसाइज्ड बाय हिज ओन डिसाइपल अरिस्टोटल, एंड अरिस्टोटल सेड फैमिली एंड प्रॉपर्टी आर टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशंस। And Aristotle said that if any other institution are better than the institution of a family and private property are in the practice before thousands of years, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशंस अपने फैमिली और प्रॉपर्टी से बेहतर होता है तो वो पहले से एग्जिस्टेंस में होता है। सो फैमिली एंड प्रॉपर्टी इज द टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन। अगर आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो आप किसके पास जाओगे? अपने फैमिली के पास ही जाओगे। अगर फैमिली नहीं है तो आपको इमोशनल सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? मेंटल सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? ओके, कि एन अबलिशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी इज नॉट गोइंग फॉरवर्ड रादर देन इट्स गोइंग बैकवर्ड। अगर आप एक रूलर के फैमिली एंड प्रॉपर्टी को ही अबलिश कर रहे हो
तो ये एक मतलब प्रोग्रेसिव स्टेप नहीं है, ये एक रिग्रेसिव स्टेप है। ये आपको आगे लेके नहीं जाएगा, ये आपको पीछे लेके ही आएगा। That's how Aristotle conclude his arguments. So thank you so much guys. I hope you all are enjoy this video. अगर आपको कुछ भी सीखने को मिले मेरे वीडियो में तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। कुछ भी ज़रूरत हो मेरे कमेंट में आप बताइए। एंड ये जो सारा नोट्स को मैं दिखा के पढ़ रहा हूँ यही सारे आंसर्स है, इसको अच्छे से नोट डाउन करो, इंटरनलाइज कर दो, एग्ज़ाम इसको लिख देना, अच्छा मार्क आएगा। थैंक यू सो मच।